पहले भी और अभी भी होता यही है। विधायक दल की जो बैठक होती है वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, संदेश ऊपर से ही आता है। तो उस समय भी ऊपर से ही संदेश आया, अजीत जोगी को चुना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि विद्याचरण शुक्ल चूँकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो इसलिए उनमें बड़ी नाराज़गी थी। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए खुद अजीत जोगी ने बहुत सारे प्रयास किए थे, कई बार उनके निवास में भी गए, उनसे बातचीत भी की, लेकिन अंततः जो है वो उनकी नाराज़गी दूर नहीं कर पाए। जैसी चर्चा है उसकी कोई हालांकि रमेश बैस के जो समर्थक है इस बात का बड़ा खंडन करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कहा जा रहा था कि रमेश बैस को पहले मौका दिया गया कि आप प्रदेश की बागडोर आप संभालिए। पावर पॉलिटिक्स जो चलती है, तो पावर पॉलिटिक्स का पहला लेसन यही होता है, पहला पार्ट यही होता है कि अपने जो प्रतिद्वंदी या अपने बराबर के जुड़े उनको खत्म किया जाए। क्या जोगी को जब मुख्यमंत्री चुना गया तो इसे क्या राजनीतिक रूप से शुक्ल बंधुओं की अदालत को खत्म करने का एक कदम था? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि विद्याचरण शुक्ला और श्यामाचरण शुक्ला का जैसा वर्चस्व छत्तीसगढ़ में रहा था, मतलब 2001 के पहले तक, तो उसको समाप्त करने के लिए मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी जो है हाईकमान की ओर से हुई थी। और उसमें जब ये चुनाव की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि 2000 में जब प्रदेश अलग हुआ, छत्तीसगढ़ अलग बना, तो बहुमत के आधार पर यहाँ पहली सरकार कांग्रेस की बनी और उसमें मुख्यमंत्री के चुनाव का मामला था। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे जो याद आता है, उसमें अजीत जोगी बहुत समय तक सीन में नहीं थे। ऐसा कहीं नहीं मालूम था, कोई चर्चा में आ रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। लेकिन अचानक उस समय ये था कि बहुमत जो है विद्याचरण शुक्ला जी के साथ में था। 48 सीटें उस समय कांग्रेस की थी यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो 48 सीटों में बहुमत जो है, मुझे लगता है कि उस समय जो है, जो मैंने सुना था और जो मैंने देखा भी था, महसूस भी किया था, तो बहुमत जो है विद्याचरण जी के साथ में था। और विद्याचरण शुक्ल जी जो है वो खुद बड़े आश्वस्त थे। उनको लगता था कि मैं पहला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बनने जा रहा हूँ। लेकिन अचानक जो पैराशूट जैसा होता है, वैसे ही मतलब इनकी लैंडिंग हुई अजीत जोगी की। मुझे याद है कि ये खबरें भी छपी थी अखबारों में कि उस समय अजीत जोगी के पास मुश्किल से 3 या 4 विधायक थे जो उनके समर्थन में थे। लेकिन चूंकि हाईकमान की ओर से निर्देश मिला था, इसलिए ये जो विधायक दल की बैठक में केवल औपचारिकता पूर्ण करनी थी, और औपचारिकता पूर्ण हुई क्योंकि वहाँ से संदेश आ गया था कि अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि जब उस पहले भी और अभी भी होता यही है। विधायक दल की जो बैठक होती है वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, औपचारिकता होती है, संदेश ऊपर से ही आता है। तो उस समय भी ऊपर से ही संदेश आया और अजीत जोगी को चुना गया। तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना थी, और इसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि इसके बाद से शुक्ल बंधुओं का जो अवसान जो राजनीति में शुरू हो गया, और वो आखिर में आके खत्म हुआ। इसमें जो छत्तीसगढ़ का पहला जो चुनाव था 2003 का, वो सिनेरियो क्या था, किस तरह के मुद्दे थे, कैसा लग रहा था? जोगी के 3 साल के काम छत्तीसगढ़ देख चुका था। देखिए, नया राज्य बनने के बाद में जो बड़ी जिम्मेदारी अजीत जोगी पर थी मुख्यमंत्री के रूप में, और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ को नया स्वरूप देने के लिए, उसको विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए, और यहाँ के जो गरीब जनता है उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से अच्छी योजनाएं बनाई। इन योजनाओं के आधार पर उनका 3 साल का टर्म था। 3 साल का इसलिए गया, 2003 में फिर चुनाव होना था, पहला चुनाव होना था छत्तीसगढ़ का। तो उन्होंने अपना पूरा समय जो है छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में लगाया, योजनाएं बनाने में लगाया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि विद्याचरण शुक्ल चूँकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो इसलिए उनमें बड़ी नाराज़गी थी। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए खुद अजीत जोगी ने बहुत सारे प्रयास किए थे, कई बार उनके निवास में भी गए, उनसे बातचीत भी की, लेकिन अंततः जो है वो उनकी नाराज़गी दूर नहीं कर पाए। तो इसी बीच में एक बात ऐसी भी आई थी कि जो जैसा कि मुझे खबर लगी थी कि विद्याचरण जी से ये कहा गया था कि आप अजीत जोगी का विरोध मत कीजिए, हम आपको राज्यसभा में भेज देंगे। ऐसा कांग्रेस हाईकमान की ओर से उनको अलिखित निर्देश था। उन्होंने खुद मुझे बताया था, विद्याचरण से मुझे एक बार जब मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि सोनिया गांधी ने मुझसे कहा है कि हम आपको राज्यसभा में ले जाएंगे। तो लेकिन चूंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और विद्याचरण चूँकि बहुत खफा थे, तो उन्होंने क्या किया है कि एनसीपी में शामिल, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ के बाद वो शरद पवार की जो नेशनल पार्टी है, एनसीपी जो है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसमें वो शामिल हो गए और छत्तीसगढ़ के वो प्रमुख बनाए गए। शरद पवार ने उन्हें छत्तीसगढ़ के प्रमुख बनाए। इस चुनाव के समय की पहले की बात है, 2003 के पहले की बात है। तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस का विभाजन उसी समय वोटिंग के हिसाब से तय हो गया।
तो अजीत जोगी का जो भी इसमें ये था प्रभाव था छत्तीसगढ़ में, वो तो ऐसे खुद अपने आप को सपनों का सौदागर कहते थे, खुद अपने आप को कमियाँ कहते थे, बहुत अच्छी भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करते थे और बड़े प्रभावी वक्ता थे। तो उनका प्रभाव मंडल तो बहुत व्यापक था छत्तीसगढ़ में। लेकिन चूंकि एनसीपी मैदान में आ गई थी और विद्याचरण चूंकि एक बड़े खाटी किस्म के नेता कई दशक तक रहे कांग्रेस के, तो उनका भी अपना प्रभाव था। तो उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसका फ़ायदा जो है वो मिला भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पराजित हो गई और उसमें विद्याचरण शुक्ला के मुश्किल से 1 सीट जीत पाए वो, और कांग्रेस को चूंकि वोटों का और मेरे ख्याल का 20 सीट का करीब उन्होंने 20 छत्तीसगढ़ की 20 सीटों को उन्होंने प्रभावित किया, जहां उनके खासे उन्हें वोट मिले थे उनके उम्मीदवारों को। तो ये जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पतन का। 2003 के बाद फिर कांग्रेस जो है फिर 2018 तक 15 साल तक जो है वो सत्ता से बाहर रही। अब 3 में ये हुआ और 3 में आए डॉक्टर रमन सिंह, और 3 से लेकर हम जब 23 तक देखते हैं 20 साल में, तो डॉक्टर रमन सिंह के जो प्रतिद्वंदी हुआ करते थे या उनके मेंटर्स भी हुआ करते थे उस वक्त, उन सारे लोगों में नंद कुमार साय, दिलीप सिंह जूदेव, लखीराम अग्रवाल, इन सब को कहीं कोई नाम लेवा नहीं बचा था, देखा था। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या थी डॉक्टर साहब की? डॉक्टर रमन सिंह बहुत पुराने और बहुत सीनियर लीडर उस समय थे ऐसा मुझे लगता नहीं, लेकिन वो बहुत सरल सज्जन और व्यक्ति रहे हैं। और 2003 में जहाँ तक मुझे ख्याल है, जो ये बात मुझे याद आती है, वो चूँकि उन्होंने चुनाव वो लोकसभा में पहुँच गए थे चुनाव जीतकर, तो उन्हें वहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। उन्हें उद्योग राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और उस समय छत्तीसगढ़ से रमेश बैस भी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। तो जहाँ तक मैंने सुना है उस समय ऐसा दिया गया था, चूँकि चुनाव होना था, तो उनसे कहा गया कि जैसी चर्चा है उसकी कोई, हालांकि रमेश बैस के जो समर्थक है इस बात का बड़ा खंडन करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। कहा जा रहा था कि रमेश बैस को पहले मौका दिया गया कि आप प्रदेश की बागडोर आप संभालिए, संगठन की बागडोर, बतौर प्रदेश संगठन के रूप में, मुखिया के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष बन जाइए। शायद उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। तो ये प्रस्ताव फिर रमन सिंह जी के पास में आया, जो उस समय उद्योग राज्य मंत्री थे। तो रमन सिंह जी ने इसे स्वीकार कर लिया और चूंकि फिर वो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए, तो जो चुनाव लड़ा गया उनके नेतृत्व में लड़ा गया। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वजह से जो है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बनाए गए। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका भाग्य बड़ा प्रबल था। हालांकि आदिवासी चेहरा के रूप में नंद कुमार साय थे, दिलीप सिंह जूदेव बहुत ही प्रभावी नेता थे छत्तीसगढ़ में, तो इनको सबको कॉर्नर करते हुए रमन सिंह को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर रमन सिंह साहब ने जूदेव कांड हुआ, फिर ये लखीराम अग्रवाल भी बाहर हुए मुख्य धारा से, और नंद कुमार साय भी अंततः पार्टी में भी नहीं है। ये सब देखिए क्या होता है कि एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में, शक्ति आने के बाद में पावर पॉलिटिक्स जो चलती है, तो पावर पॉलिटिक्स का पहला लेसन यही होता है, पहला पार्ट यही होता है कि अपने जो प्रतिद्वंदी या अपने बराबर के जुड़े उनको ख़त्म किया जाए। तो धीरे धीरे क्या किया, रमन सिंह जी ने नंद कुमार साय को कॉर्नर करना शुरू किया। हालांकि नंद कुमार साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रहे और बड़े बड़े पदों पर भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी रहे वो, लेकिन धीरे धीरे कॉर्नर करना किया, तो वो रेस से वो भी बाहर हो गए। फिर उसके बाद जूदेव के बारे में उन्होंने ऐसा ही ये स्ट्रेटजी अपनाई। और सबसे बड़ा उनका, अगर मान लीजिए उनको कहीं से चैलेंज था, वो चैलेंज था बृजमोहन अग्रवाल से। बृजमोहन अग्रवाल मतलब वो एक तो डिजर्व भी करते थे, लेकिन आपको याद होगा कि बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि जो एकता इनका, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो तोड़फोड़ की घटना पहले हुई थी और नेता प्रतिपक्ष का जब चुनाव होना था, तो बृजमोहन नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, जबकि पार्टी चाहती थी कि नंद कुमार साय प्रतिपक्ष के नेता बने। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि बृजमोहन के जो समर्थक है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुए। उन्होंने कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ की, कारें तोड़ डाली, जला डाला,
खुद उस समय नरेंद्र मोदी जो है पर्यवेक्षक रूप में यहाँ मौजूद थे, प्रभारी भी थे छत्तीसगढ़, तो वो भी उनको बचना पड़ा उनको भी। तो वो जो घटना थी, उस घटना ने बृजमोहन अग्रवाल का पीछा कभी नहीं छोड़ा। ये अलग बात है कि वो हमेशा मंत्री, जब तक 15 साल तक वो भी मंत्री रहे, और उसके पहले विधायक तो थे ही, 7 बार के वो विधायक हैं, तो वो एक प्रतिनिधि उनके थे। वो धीरे धीरे जो उसके पीछे जो है उन्होंने इस तरह से आउट कर दिया, और अभी भी वो एक तरह से बाहर है। मैं कह सकता हूँ कि ये शायद ही उनको अब ऐसा कोई मौका मिल पाएगा, उसे मुझे संभावना नज़र नहीं आती। अब 18 पे आते हैं। 18 में मुख्यमंत्री चयन में टी.एस. सिंहदेव और बघेल के बीच में वो था, आपसी विभेद था, प्रतिस्पर्धा थी। अंत में भूपेश बघेल चुने गए, और दूसरे ही दिन एक नारा चलता है कि 2.5 साल का फॉर्मूला है 2018 का। ये क्या? देखिए, जब कांग्रेस बम्पर मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में आई छत्तीसगढ़ में, 15 साल का जो सूखा था वो ख़त्म हुआ 2018 के चुनाव में, और 68 सीटें उनको 90 में से 68 सीटें मिली। उस समय जो चुनाव लड़ा गया था मुख्यतः वो भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा गया था, क्योंकि भूपेश बघेल उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो वो उन्होंने चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि पहला दाव उनका था। लेकिन टी.एस. सिंहदेव और सीनियर लीडर थे, और टी.एस. ने 14 की 14 सरगुजा संभाग की सभी सीटें जीत के वो आए थे, तो एक दावा उनका भी था। चरणदास महंत भी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के रहते हुए गृह मंत्री रहे और विभिन्न पदों पर रहे, और तो उनका भी एक दावा बन रहा था। और ताम्रध्वज साहू भी जो है वो एक बड़े सीनियर लीडर रहे। तो ये 4 लोगों का दावा था। तो 4 लोगों का दावा जब इनका हाईकमान साहब इनके सामने जब उनकी बातचीत जो भी चली होगी, जितने भी स्तर पर चली होगी, तो उसमें फिर धीरे से क्या हो, चरणदास महंत तो विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो गए। ताम्रध्वज साहू ने शायद समझा दिया गया उनको कि आप गृह मंत्री बन जाइए, आपको बड़ा पद देते हैं, तो गृह मंत्री के लिए तैयार हो गए। अब ये 2 बचे, भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव। टी.एस. सिंहदेव शायद राजी नहीं हो रहे थे अपने आप को विड्रॉ करने के लिए। तो ये उपाय निकाला गया, जो अलिखित उपाय है, ये उपाय निकाला गया कि टी.एस. जो है ये दोनों के बीच में जो पीरियड है 5 साल का पीरियड, उसको विभाजित करते हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल के टी.एस. सिंहदेव। पहले ये कहा गया था, शायद मैंने सुना, पता नहीं है कि ये बात कहाँ तक सच है, पहले ये ऑफर दिया गया था टी.एस. सिंहदेव को। पहले टर्म में जो है टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बनते, और दूसरे टर्म में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते। लेकिन इस बीच में क्या गणित हुआ या किस तरह का समझौता हुआ, ये नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भूपेश बघेल जो है वो पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हो गए, और टी.एस. सिंहदेव ने भी इस ऑफर को, अलिखित ऑफर को स्वीकार कर लिया। ऐसा हाईकमान की ओर से बात फिर छिपी नहीं। 2.5 साल के जो मुख्यमंत्री का जो था, ये बात छिपी नहीं, ये लगातार सामने आती रही। हालांकि स्पष्ट रूप से पुष्टि किसी ने नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा था कि 2.5 साल के बाद में भूपेश बघेल हट जाएंगे और टी.एस. सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन हुआ क्या है, जैसे ही 2.5 साल पूरा हुआ तो भूपेश बघेल पहले से तैयार नहीं थे। भूपेश बघेल को पद छोड़ना नहीं था। कोई भी एक बार मुख्यमंत्री बन जाने के बाद में आसानी से हटना नहीं चाहता। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। उनके पास मेजॉरिटी थी पूरे विधायकों की, और उन्होंने वहाँ शक्ति प्रदर्शन भी दिल्ली में जाके किया। और चूंकि इस बीच में भूपेश बघेल ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस जो है, हाईकमान जो है, और कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए फिर उन्होंने भूपेश बघेल को कंटिन्यू करने के बारे में निर्णय लिया, और भूपेश बघेल कंटिन्यू हो गए, और टी.एस. को फिर मानना पड़ गया। टी.एस. मतलब तो एक तरह से इन्होंने सेक्रीफाइस ही किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भूपेश बघेल टी.एस. की तुलना में बहुत सारी दृष्टियों में, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा परिपक्व, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा आक्रामक नेता हैं। और कांग्रेस को जिस तरह की स्थिति पूरे देश में कांग्रेस की है, उसको देखते हुए कांग्रेस को भूपेश बघेल जैसे ही नेतृत्व की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे छत्तीसगढ़ ही क्यों न हो। छत्तीसगढ़ की सियासत बिना सीढ़ी के आगे नहीं बढ़ती है। 3 की बात हो, फिर 13 के बाद 14 की बात हो, 18 की बात हो, 3 सीढ़ियों की बात होती है पूरे प्रदेश में। पहली जूदेव वाली सीढ़ी, दूसरी अंतागढ़ वाली सीढ़ी, और तीसरी जो होती है वो 18 में जो सीढ़ी आई थी, सेक्स सीढ़ी, वो थी। इनका कितना असर होता है? ये बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है कि 23 में कोई सीढ़ी नहीं आई इस चुनाव में जो हुआ है। 2003 में जो सीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, दिलीप सिंह जूदेव वाली सीढ़ी थी। वो सीढ़ी वही थी कि जैसे सब लोग जानते हैं
कि संसद में प्रश्न पूछने को लेकर जो आरोप उन पर लगाए थे, वो उस आरोप को लेकर फिर रिकॉर्डिंग वगैरह हुई थी, सीडी बन गई थी और उस सीडी की वजह से दिलीप सिंह जूदेव की राजनीति को बड़ा धक्का लगा होता। लेकिन वो बड़े छत्तीसगढ़ बड़े फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे, बड़ा चेहरा थे वो, और उनके मुख्यमंत्री बनने की बड़ी संभावना थी जब भी मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में छत्तीसगढ़ में आती तो। लेकिन उस सीडी कांड की वजह से जो है वो बिल्कुल बैकफुट में चले गए और वो एक तरह से रेस से बाहर हो गए। तो ये फ़र्क पड़ा, ये पड़ा, और उसकी वजह से रमन सिंह का रास्ता जो है वो आसान हो गया। ये 2003 की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2003 के चुनाव में जो है, 3 के चुनाव में इस सीडी का कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली असर नहीं पड़ा। तो जो नुकसान होना था वो दिलीप सिंह जूदेव का हुआ, पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान उस समय नहीं हुआ। जी, हम आते हैं 2014 की सीडी की बात कर रहे हैं। तो 2014 आप जानते हैं कि उसमें उपचुनाव हुआ था अंतागढ़ में, और अंतागढ़ उपचुनाव में जोगी उस समय कांग्रेस में थे और 2 ध्रुव बने हुए थे, सत्ता के 2 पक्ष थे। सत्ता ये कांग्रेस की सत्ता के, जिसमें एक गुट, बड़ा गुट था अजीत जोगी का और दूसरा गुट था नंद कुमार पटेल का, और उसके बाद चरणदास महंत का, और उसके बाद में जो भूपेश बघेल अध्यक्ष बन गए उनका। तो ये जो कांड हुआ, तो ये कहा जाता है कि 2003 का चुनाव, 2018 चुनाव और 2013 का चुनाव यदि कांग्रेस हारी है तो उसकी एक बड़ी वजह अजीत जोगी का जो है वो कारण रहा है। उन्हें अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। हर चुनाव में उन्होंने अपने आप को आम सभाओं में, चुनावी सभाओं में अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते थे वो, और ये निश्चित रूप से उसकी वजह से इसका फ़ायदा जो है, इसका फ़ायदा क्योंकि जनता के बीच में भी अजीत जोगी की छवि धीरे धीरे गिरती चली जा रही थी, तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। तो ये अंतागढ़ चौकी जिस अपन सीडी की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही भयंकर किस्म का था। उसमें ये बात था कि उपचुनाव में, अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने जो मंतूराम पवार को टिकट दी थी, और मंतूराम पवार को टिकट देने के बाद में चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपना जो उम्मीदवारी वापस ले ली। तो उम्मीदवारी वापस लेने के पास में कांग्रेस में फिर कोई दूसरा मौका था नहीं कि किसी और को खड़ा किया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको वाकोर मिल गया। लेकिन बाद में कुछ 5-6 महीने बाद में ये जो सीडी का एक सीडी कांड सामने आया, इस सीडी कांड में बहुत सारी बातें उजागर हुई। उसमें उजागर बात यही थी कि ये जो मंतूराम पवार को पैसे देकर पीछे किया गया, हटाया गया, उनको तैयार किया गया, और इस कांड के पीछे अजीत जोगी और का भी, और अमित जोगी का और उनके समझी का हाथ रहा है, ऐसा कहा जाता रहा इस सीडी की वजह से। तो इस सीडी का बहुत सा नुकसान तो होना, जो कांग्रेस से होना तो होना ही था, वो तो हुआ, कांग्रेस सत्ता में आ गए। लेकिन अजीत जोगी को कांग्रेस से बाहर निकालने में, बाहर करने में सबसे बड़ा यदि योगदान रहा है या सबसे बड़ा कोई कारण बना है तो वो भूपेश बघेल है, जो उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने जो फील्डिंग की, उस फील्डिंग की वजह से पहले अमित जोगी को बाहर किया, अमित जोगी को बाहर निकाला मतलब सीधी जो अनुशासन में जो कार्रवाई होती है, जो औपचारिकता होती है, उस औपचारिकता के जरिए उनको निलंबित किया गया, पार्टी से निकाला गया। और चूंकि वो बाहर हुए तो निश्चित रूप से अजीत जोगी का कांग्रेस में रहने का कोई तुक नहीं था। तो इसलिए फिर अजीत जोगी ने 2016 में एक नई पार्टी बना के चुनाव लड़ा 2018 में। हाँ, ये एक सीडी, देखिए 2018 के सीडी को उछालने की बड़ी कोशिश की गई, और पर मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा रहता तो जाहिर सी बात है 2018 के चुनाव में कांग्रेस को इतनी बम्पर मेजॉरिटी नहीं मिलती, कम से कम कुछ सीटें तो उनकी कम होती ही होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कांग्रेस बहुत बम्पर मेजॉरिटी के साथ में, उसका जो सूखा था 15 साल का सत्ता से बाहर रहने का, जो उसका जो वनवास था, वो वनवास जो है खत्म हुआ 2018 में। जी, क्या इसका 2023 के परिणामों पर असर पड़ेगा कि ये जो बिखराव, ये घटाव, खिंचाव जो रहा 5 साल? अब देखिए क्या है कि 2023 विधानसभा के चुनाव तो हो चुके हैं और मतदान भी अच्छा ठीक ही हुआ है। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले 1-1.5% कम ही मतदान हुआ है। फिर भी ऐसा समझ में आ रहा है लोगों के बीच में बड़ी चर्चा रही है
कि कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आ रही है, 55 सीटों के आसपास उसकी आ सकती है। अब ये आंकड़े के बारे में कोई दावे के साथ कह नहीं सकता कि क्या स्थिति हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं और यही दावा बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे। वो तो 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो पता हो जाएगा, तो पता चल जाएगा किसने किसके दावे कितने सच साबित हुए। लेकिन इस बीच में अंबिकापुर में कुछ दिन पहले ही 17 तारीख को अंतिम मतदान हुआ, 18 तारीख को सीएम टीएस सिंह ने जो बयान दे दिया, वो बयान थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के लिए ऐसा बयान ऐसे समय देना शायद ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं अभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो कब बनूंगा, मैं खाली विधायक नहीं रहना चाहता, मैं अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। कुल मिला के उनका संकेत ये था कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही 17 तारीख के पहले ही बेमेतरा में ये कह दिया था कि भूपेश बघेल अगले मुख्यमंत्री रहेंगे। अघोषित रूप से मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमारी पार्टी यदि सत्ता में आती है, कांग्रेस यदि सत्ता में आती है, तो आपकी ऋण माफ़ी पर हस्ताक्षर भूपेश बघेल ही करेंगे फिर से। तो इससे संकेत बहुत साफ है कि भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बशर्ते कांग्रेस की फिर से सरकार बन जाए या सत्ता में आ जाए और चुनाव जीत जाए।